हेलो बच्चों, आई एम योर टीचिंग मेंटोर शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, इस एक लेक्चर के अंदर मैं आपको वेक्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के साथ डील करूंगा और इस एक लेक्चर को देखने के बाद आपके वेक्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स बिल्कुल हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। बस आपको इस लेक्चर को पूरा देखना है और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्केलर क्वांटिटीज। सो बेसिकली स्केलर वैसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास खुद का मैग्नीट्यूड तो होता है बट उन्हें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, और वैसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं मतलब क्या होता है, तो लेट्स से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप और आपका एक दोस्त एक कार में कहीं जा रहा होता है। अब आपका दोस्त आपसे कहता है कि भाई तूने गाड़ी तो बहुत स्पीड में चला रही है। अब गाड़ी का स्पीड एक्चुअली है क्या, तो आप गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखते हो और अपने दोस्त को बताते हो कि गाड़ी 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपके दोस्त के लिए यहाँ पर बस यही मैटर कर रहा है कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। आप भले ही उसे किसी भी डायरेक्शन में चलाएं बट उसकी स्पीड आपके दोस्त के लिए मैटर करती है। उसी तरह से कई सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए हमें सिर्फ उसकी यूनिट या फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है यही चीज़ मैटर करती है, उसकी डायरेक्शन हमें कोई भी मैटर नहीं रखती है। और उन्हीं क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे स्पीड हो गया, वर्क डन हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात करें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज की, सो वैसे क्वांटिटीज जिनके अंदर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है, उन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब मान लीजिए आप और आपका दोस्त फिर से कहीं जा रहे हैं किसी कार में बैठ करके। अब आपको जाना है यहाँ से भुवनेश्वर, जो कि 20 किलोमीटर दूर है। अब भुवनेश्वर जाने के लिए आपने गाड़ी स्टार्ट की और अपने दोस्त को मोबाइल पकड़ा दिया और बोला कि यहाँ पर मुझे डायरेक्शन बताते रहना कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पर लेफ्ट मुड़ना है, कहाँ पर राइट मुड़ना है, ये सब मुझे बताते रहना। अब आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किए, आपके दोस्त ने बोला कि भाई आगे से राइट नहीं लेना, लेफ्ट लेना, वरना हम गलत चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको गाड़ी की स्पीड तो देखनी है बट गाड़ी की स्पीड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है, क्योंकि अब आपको एक फिक्स्ड प्लेस तक पहुँचना है। अब उस फिक्स्ड प्लेस तक पहुँचने के लिए आपको एक फिक्स्ड डायरेक्शन से जाना होगा और उसी के लिए आपको डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड को भी देखना पड़ेगा, तभी जा करके आप उस फिक्स्ड प्लेस तक पहुंच पाओगे। सो वैसी क्वांटिटीज जिसके लिए मैग्नीट्यूड तो मैटर करेगा ही बट उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, वैसी क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें बिना डायरेक्शन के हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। अब अगर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करना है, अब अगर उसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा या फिर हम किसी भी डायरेक्शन से उस शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग उसे कभी फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक प्रॉपर पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, तभी हम उस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकेंगे। और इसी तरह वेलोसिटी के साथ भी ऐसी चीज़ है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट को किसी फिक्स टाइम में होने के लिए हमें डायरेक्शन का पता होना तो ज़रूरी है ना, तभी हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा पाएंगे और उसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर पाएंगे। और इसके लिए हमें एक डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये कुछ ऐसे क्वांटिटीज हो जाते हैं जहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोग किस तरीके से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर स्टार्ट करें हम लोग स्केलर क्वांटिटी से, तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें स्पीड के बारे में बताना हो तो हम लोग सिंपली कह देंगे कि किसी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है,
या फिर किसी ट्रक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, हम लोग सिंपली इसे कह देते हैं। बट वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हमें कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हमें या तो उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो को प्लेस करना पड़ेगा या फिर उस वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड लेटर्स से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस एरो का भी काफ़ी सारा डेफिनेशन होता है, कई सारा अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये एरो हमसे क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। एरो ये जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। ये आगे वाला जो पार्ट होता है ये हेड होता है एंड ये जो पीछे वाला पार्ट रहता है ये टेल होता है। अब ये जो हेड होता है ये हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो टेल होता है ये हमें किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब अगर स्पेशली हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हमें उस वेक्टर को एक मॉड के बीच में डालना पड़ेगा, मतलब कि दो ऐसे बार्स लाने पड़ेंगे और उन बार्स के बीच में उस वेक्टर को प्लेस कर देना पड़ेगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि हम उस वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। उसका डायरेक्शन अभी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे टाइम में हम उन्हें दो बार्स के बीच में प्लेस कर देंगे और कहेंगे कि ये है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर की, मतलब हम किस तरीके से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए हम लोग बेसिकली एल्जेब्रिक मेथड का ही यूज़ करते हैं, मतलब कि जो हमारे कॉमन एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं उसी का यूज़ करके हम लोग वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। बट इनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बाहर हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या क्या है वो क्राइटेरियाज? तो किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए उन दोनों वेक्टर्स की जो क्वांटिटी है उसका सेम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि मान लीजिए एक वेक्टर है जिसकी क्वांटिटी है kg एंड दूसरा वेक्टर है जिसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पर आप इन दोनों को ना ही ऐड कर सकते हो और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए एक कार है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी कार है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो हम लोग इन दोनों कार्स की जो स्पीड है उसको आपस में प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक नेट स्पीड बता सकते हैं कि इन दोनों की कार्स को मिला करके क्या नेट स्पीड आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग बता सकते हैं क्योंकि इन दोनों कार्स की जो नेट यूनिट है मीटर पर सेकेंड वो सेम है, तभी जा करके हम इन दोनों के बीच या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं। तो स्केलर्स या फिर वेक्टर्स का जब भी हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो इनकी क्वांटिटीज सिमिलर होनी ज़रूरी है। बट इसी के ऑपोजिट जब हमें किसी भी दो वेक्टर्स या फिर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो वहाँ पर कोई भी यूनिट मैटर नहीं करती है, चाहे यूनिट कुछ भी हो, हम उसे मल्टीप्लाई या फिर सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए एक कार है जो कि 5 मीटर की है और दूसरी कार है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब कि यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो कार 5 मीटर ट्रेवल कर सकती है किसी एक सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ये दर्शा पा रहे हैं कि वो कार 5 मीटर भी ट्रेवल कर रही है, एक सेकेंड के अंदर भी हो रही है। और यहाँ पर मीटर एंड सेकेंड इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है, तब भी हम इन दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेक्टर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर पाते हैं, भले ही उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, उनका यूनिट सेम ना हो, तब भी हम उन्हें एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वेक्टर्स को ऐड करने के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, उन लॉज को भी हम लोग जान लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन का सबसे पहला लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ। अब हमने आपको पहले ही ये बता दिया कि वेक्टर्स को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हेड और एक टेल। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर्स ले लेते हैं। पहला वेक्टर है वेक्टर ए
और दूसरे वेक्टर का नाम रख लेते हैं हम लोग वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, मतलब कि ए वेक्टर की जो टेल है वो हम बी वेक्टर की टेल से कनेक्ट कर देंगे। अब ऐसा करने के बाद हम लोग जो बी वेक्टर है उसके हेड से और एक पॉइंट को बाहर निकालेंगे, एक और लाइन को खींचेंगे और उसे ए वेक्टर्स के एक और लाइन के साथ में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ऐसा करने से हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो ए है एंड बी है इसका एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया है और इस पैरेललोग्राम के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा रिजल्टेंट होगा, मतलब कि इस ए वेक्टर एंड इस बी वेक्टर को ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा ये इस डिस्टेंस के बराबर ही होगा। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड करना बोला जाए तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसे फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला को पुट करेंगे, जो फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूला को पुट करके हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स के हम उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर ये जो थीटा होता है अगर हमें इस अल्फा को फाइंड करने बोला जाए तो वो किस तरीके से करेंगे, तो tan अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे याद रख लीजिएगा, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये फॉर्मूला है tan अल्फा = b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। इसे पुट करके हम लोग किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम को लॉग पुट करके हम लोग tan अल्फा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिमिलर तरीके से वेक्टर एडिशन का एक सेकेंड लॉ भी होता है जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ। अब ट्राइंगल लॉ क्या होता है, तो ट्राइंगल लॉ के अंदर हम दो वेक्टर्स को लेते हैं, पहले वेक्टर का नाम ए रख लेते हैं एंड दूसरे वेक्टर का नाम बी रख लेते हैं। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल कनेक्ट करेंगे, मतलब कि वेक्टर ए का जो हेड है उसे वेक्टर बी के टेल से कनेक्ट करेंगे। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है ये एक ट्राइंगल का शेप फॉर्म कर रहे हैं एंड इन दोनों का जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा, मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा ये इसके हाइपोटेन्यूस के बराबर ही होगा। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम फॉर्मूला को पुट कर देंगे, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब अगर आप अपनी मोर कन्वीनियंस के लिए इस √ओवर को हटा सकते हैं और पुट कर सकते हैं r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर भी अगर अल्फा को फाइंड करना पूछा जाए तो आप सेम फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, tan अल्फा = b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। इस तरीके से आप tan अल्फा को और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इससे आप ए बी और उसके वेक्टर्स के एडिशन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमने वेक्टर एडिशन को तो फाइंड आउट कर लिया लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या हम किसी दो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से हम लोग इसे निकालते हैं, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एडिशन का ही यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से करते हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर से दो वेक्टर्स को लेंगे, एक वेक्टर है ए एंड दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों को टेल टू टेल कलेक्ट कर दिया। अब ऐसा करने से हमें ये देखने को मिला कि इसने फिर से एक हाफ पैरेललोग्राम फॉर्म कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर बी है इसे हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। अब पीछे की तरफ एक्सटेंड करने से हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर ये ऊपर वाला एरिया वेक्टर बी है तो जब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो वेक्टर -b बन जाएगा, और जब हम ए वेक्टर के साथ साथ -b वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ए वेक्टर -b वेक्टर। इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम किसी भी वेक्टर को पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं और उसे पीछे एक्सटेंड करने के बाद हमें उस वेक्टर का माइनस वाला फॉर्मेट मिल जाएगा और उसे हम दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करके हम उस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने बोला गया तो वो किस तरीके से करेंगे। तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम
प्रीवियस वाले फॉर्मूला यानी कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का ही यूज करेंगे, बट यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करेंगे। हम लोग यहाँ पर थीटा की जगह में 180 माइनस थीटा का यूज करेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि पहले वाले फॉर्मेट के अंदर हम लोग इस a एंड b को डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पर हमने जो b है उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी वजह से वो जो 90 डिग्री पहले फॉर्म कर रहा था अब वो 180 डिग्री माइनस थीटा फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा वो होगा रिजल्टेंट r इक्वल्स टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अंदर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आप जानते हो कि जब भी हम कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ में तीन चीजें होती हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा होता है जेड एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को हम लोग कुछ यूनिट्स के साथ डिफाइन करते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है इससे हम लोग आई कैप के साथ डिनोट करते हैं, ये जो वाई एक्सिस है इसे जे कैप के साथ, और जेड एक्सिस को हम लोग के कैप के साथ डिनोट करते हैं। अब ये जो तीनों एक्सिस हैं, अगर किसी भी वेक्टर को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में फाइंड आउट करने बोला गया कि मान लीजिए हमें एक वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है इन ग्राफिकल फॉर्म, तो वो कैसे करेंगे? तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला को पुट करेंगे जो कि होता है √ax² प्लस ay² प्लस az²। इस तरीके से हम लोग ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने बोला गया तो वो कर सकते हैं हम लोग a कैप इक्वल्स टू वेक्टर a बाई वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा उससे डिवाइड करके हम लोग यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो वेक्टर a का आपको पहले से यूनिट दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर हम जो मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करके हम यूनिट वेक्टर को भी निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जिससे हमें ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट्स से हमारा एक वेक्टर है वेक्टर a, और जिसका हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो वो है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, यानी कि i कैप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है उसके x एक्सिस को, जे कैप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है उसके y एक्सिस, और k कैप हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है उसके z एक्सिस को। तो यहाँ पर हमें फाइंड करने बोला गया है कि इस a वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से करेंगे? तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इसी फॉर्मूले का, हम लोग रूट ओवर कर देंगे ax² प्लस ay² प्लस az² का। ax² की वैल्यू दी हुई है हमें 2, ay² की वैल्यू हमें दी हुई है -1 और az² की वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है। इन्हें आपस में हम लोग जब प्लस कर देंगे तो हमें 9 देखने को मिलेगा, और रूट ओवर जब हम तोड़ेंगे तो हमें 3 देखने को मिलेगा। अब यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर ए अपॉन में हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप अपॉन में 3। अब ये जो इसका फाइनल सोल्यूशन निकलेगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन के बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। हम लोग बात करने वाले पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली किसी ग्राफ के अंदर हमने ओ पॉइंट मतलब उसके ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर किया है उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप। मतलब कि एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर हमने कितना डिस्टेंस कवर किया उससे हम लोग पोजीशन वेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मान लीजिए कि हमने सबसे पहले O से P तक चला और फिर O से Q तक चला, मतलब ओरिजिन से सबसे पहले हम लोग P तक गए, फिर ओरिजिन से हम लोग Q तक गए। तो बेसिकली हमने चला कितना दूर, हमने P से Q तक चला, यही इसका शॉर्टेस्ट रूट होगा कि P से Q तक हमने चल दिया, ये हमारा हो गया। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना हो, मतलब हमने P से Q तक कितना एरिया कवर किया, कितना डिस्टेंस चला, उस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। PQ वेक्टर इक्वल्स टू
x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। y2 माइनस y1 मतलब कि इसने p ने y के अंदर कितना एक्सिस कवर किया और इस q ने y डायरेक्शन के अंदर y एक्सिस के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया। x2 माइनस x1 मतलब कि सबसे पहले x2 ने कितना डिस्टेंस कवर किया और फिर x1 ने कितना डिस्टेंस कवर किया। जब आपस में हम इन सबको माइनस कर देंगे तो हमें पी क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। और इसी तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। तो सबसे पहला स्पेशल केस है हमारा, जब हमारा थीटा 0 डिग्री हो तो हमारा जो ए वेक्टर है और हमारा जो वी वेक्टर है इनका मल्टीप्लिकेशन ए भी आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वहीं पर जब हमारा थीटा 180 डिग्री हो तो ऐसे टाइम पर हमारा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की वैल्यू माइनस ए भी आएगी, क्योंकि मान लीजिए हमारा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये एक दूसरे के अपोजिट में है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो माइनस में ही आएगा। और अगर बात करें हम थर्ड कंडीशन की, तो थर्ड कंडीशन के अंदर अगर हमारा थीटा 90 डिग्री हुआ तो हमारा जो दो वेक्टर्स है, याद कर लीजिएगा इस चीज को, ये जो दोनों वेक्टर्स है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होते हैं तो इनका रिजल्टेंट हमेशा 0 ही आता है, और इस चीज को रिमेंबर भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर की। तो ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के, ये कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब हम लोग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या तो हम लोग बी वेक्टर एंड ई वेक्टर को भी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला, इनके रिजल्टेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब कि हम चाहे लिखें ए वेक्टर और ब्रैकेट में लिखें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर हम लोग लिखें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, रिजल्टेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, दोनों का रिजल्टेंट सेम ही आएगा। और तीसरा होता है कि जब हम दो सेम वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखने को मिलता है ए का स्क्वायर, मतलब उस वेक्टर का स्क्वायर देखने को हमें मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की। इसके बारे में आप जानते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है दो वेक्टर्स का कॉस थीटा का फॉर्मेट में, और इसे हम लोग लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा, मतलब उन दोनों वेक्टर का कॉस थीटा। अब अगर कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख ले, तो अगर जब हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क का हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में निकाल सकते हैं कि जो फोर्स लगा और उस फोर्स की वजह से जो डिस्टेंस मूव हुआ, इसी चीज को हम लोग वर्क कहते हैं, और इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर बात करें पावर की, तो पावर भी हम लोग ग्राफिकल फॉर्मेट में इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि जो फोर्स लगा और उसके वजह से जो वेलोसिटी हुई उन्हें इनटू करके वेक्टर के फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं सिंपली, और इसी चीज को स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हमें दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो उसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जब हमें दो सिंपल एक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, जैसे कि आई कैप और आई कैप, तो उसे मल्टीप्लाई करके हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो 1 आएगा। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो जे कैप और जे कैप को, तो इसका रिजल्टेंट भी 1 आएगा। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो के कैप और की कैप, तो इसका रिजल्टेंट भी 1 आएगा। बट अगर हमें दो अलग अलग एक्सिस को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, तो मान लीजिए हमारा एक एक्सिस है आई कैप और दूसरा एक्सिस जे कैप, इसे आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। और दूसरा हमारा मान लीजिए कि हमारा एक एक्सिस है जे कैप एंड एक एक्सिस है के कैप, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी रिजल्टेंट 0 आएगा। और अगर हमारे पास और एक वेक्टर है जिसका एक्सिस है के कैप एंड आई कैप, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी रिजल्टेंट 0 ही आएगा। अब अगर हमें किसी भी वेक्टर को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब यहाँ पर हम उन वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि इन तीनों एक्सिस के अराउंड में ए कैप की वैल्यू है। और अगर हमें बी वेक्टर को फाइंड आउट करने बोला जाए किसी ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसकी आई कैप के अंदर मतलब कि एक्स एक्सिस के अंदर जो वैल्यू है
वाई एक्सिस के अंदर जो वैल्यू है और जेड एक्सिस के अंदर जो वैल्यू है उन सबको हम पुट यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर हमें कभी बोला जाए कि हमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ग्राफिकल फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। और यहाँ पर हम उन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि इनके एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए या फिर कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। मतलब कि किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट उसके अलॉन्ग में किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो अगर हमें बी का कंपोनेंट फाइंड करना है ए के अलॉन्ग में तो हम सिंपल लिख सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी का वेक्टर है वो ए कैप मतलब ए के जो डायरेक्शन में है उससे जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग कितना है। और अगर सिमिलरली हमें फाइंड करना हो ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग में तो हम लोग लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। और हम लोग लिख सकते हैं ए का वेक्टर इनटू में बी कैप मतलब कि जो बी का डायरेक्शन में ए का जो कंपोनेंट है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। अब अगर हम लोग बात करें कुछ स्पेशल केसेस की तो जब हमारा थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो ए कैप एंड बी कैप को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करके 0 ही हमारा सोल्यूशन आता है। जब हमारा थीटा 180 डिग्री हो जाता है तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी 0 आता है। और जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के जो फाइनल सोल्यूशन आता है वो ए बी आता है। और ये हमारा मैक्सिमम सोल्यूशन आता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। मतलब इससे ज़्यादा कोई भी हमारा वैल्यू नहीं आ सकता ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम लोग अलग अलग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम आई कैप और आई कैप को, जे कैप और जे कैप को एंड के कैप एंड के कैप को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट 0 ही आता है। और उसी तरह जब हम आई कैप जे कैप को और जे कैप के कैप को और के कैप आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्टेंट के कैप आई कैप एंड जे कैप आता है। और वहीं पर जब हम लोग आई कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस जे कैप देखने को मिलता है। जब हम के कैप को इनटू करते हैं जे कैप के साथ तो हमें माइनस आई कैप देखने को मिलता है। और जब हम लोग जे कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस के कैप देखने को मिलता है। मान लीजिए कि एक सर्कुलर लूप में घूम रहा है और जब हम आई को जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के देखने को मिल रहा है, के को आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जे देखने को मिल रहा है और जे को के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई देखने को मिल रहा है। समझ गए? और अगर इसका ऑपोजिट हम लोग कर दें तो जब हम के को जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें माइनस आई देखने को मिल रहा है क्योंकि हम इसके ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं। उसी तरह जब हम लोग आई और के कैप को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जे देखने को मिल रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑपोजिट लूप में घूम रहे हैं। तो अगर आपको इसे इजीली याद करना हो तो आप इस लूप को इमेजिन कर सकते हो जिसके सबसे टॉप में होता है आई कैप, उसके बाद जे कैप एंड उसके बाद के कैप, और इजीली इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये था वेक्टर। हमने इस लेक्चर के अंदर वेक्टर्स के साथ डील कर ली, वेक्टर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी जान लिए। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।